हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज चैप्टर 4 के ऊपर नेशनल इनकम मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम के अंदर मैं पार्ट 4 के दैट मीन लास्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं 2 टॉपिक डिस्कस करूँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन द डोमेस्टिक इनकम एंड देन नेशनल इनकम, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट्स आई हैं पेपर के अंदर वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए करते हैं। ये आपके सामने ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द डोमेस्टिक इनकम है, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ ओनली द फैक्टर इनकम, नॉट द ट्रांसफ़र इनकम, जिसमें सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो है वो शामिल होती हैं, चाहे वेदर द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बट मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन जो होनी चाहिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट मीन्स उसके एरिया के अंदर आनी चाहिए। जो पीछे भी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो वो आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मेरी इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई अगर चीज़ आती है तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। तो ये चीज़ के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब इस तरह की स्टेटमेंट के अंदर हमारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ये हैं कि देखिए प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, जिसके अंदर हमें पूछा जाता है कि हाँ जी बताइए जी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है पर्टिकुलर इनकम या नहीं है, या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहली स्टेटमेंट है, जैसे प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक इन इंडिया। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन बैंक कहाँ पे है? इंडिया में है। ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। अगर मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। या फिर दूसरा है प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन कंपनीज। फिर वही फॉरेन कंपनी कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के अंदर होती है तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। इट मीन्स डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। देखिए, येस इट इज़ इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एज अ प्रॉफिट अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए याद रखिए सबसे मोटी मोटी सी बात यही है कि इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपने ये देखना है पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या मेरी टेरिटरी के अंदर आती है। अगर आती है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। कंपनी कहाँ पे है? सिंगापुर में। तो वो मेरी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एज द कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स। कंपनी कोई भी, चाहे फॉरेन कंपनी है, कौन ओन कर रहा है इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट हमने ये देखना है डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या वो पर्टिकुलर कंपनी मेरी टेरिटरी के अंदर आती है। तो अगर वो आती है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो येस इट इज़ इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एज द प्रॉफिट अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ब्रांच? कहाँ पे है? जापान पे है। तो जापान मेरी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। या फिर दूसरी स्टेटमेंट इसके साथ आ सकती है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ द कंट्रीज बैंक इन अदर कंट्री। हमारी ब्रांच जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर है, तो वो मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आती, इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए वो मेरी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन फ्रॉम द बिल्डिंग इन लंडन। बिल्डिंग कहाँ पे है? लंदन में है, तो वो मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए इट इज़ नॉट इंक्लूडेड एज द रेंट इज अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Now the next is compensation of employee to the residents of Japan working in the Indian embassy। ये बड़ा important है। Indian embassy is a part of my country, so Indian embassy is not the part of Indian embassy is the part of my territory। तो ये आपको पहले करवाया हुआ है सारा। तो compensation of employee जो है वो मेरी टेरिटरी के अंदर आती है, तो इसीलिए येस इट इज़ इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एज इंडियन एम्बेसी इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। नाउ द नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम रशियन एम्बेसी। रशिया की एम्बेसी जो अगर है इंडिया में बट वो रशिया की टेरिटरी का पार्ट होगी, तो ये याद रखना है। जिस कंट्री की एम्बेसी होती है उसी कंट्री के अंदर काउंट होती है, तो इसीलिए ये मेरी टेरिटरी के अंदर नहीं आती है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम ऑफ द
कंट्री। नो, ये देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है साथ ही में। नाउ सैलरीज टू द इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी, फिर वही रशियन एम्बेसी आ गई, चाहे वो इंडिया में है तो रशिया का पार्ट है, इट इज़ नॉट द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ द कंट्री। नो। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास profit earned by the Indian employee in the Pakistani embassy. Pakistani embassy is not the part of my country, so that is why it is a part of the Pakistan, so it is not included in the domestic factor income of the country. Now the next आता है factor income from abroad. No, factor income from abroad, it is not the part of the domestic factor income, because factor income is earned outside the domestic territory of the country. Now next is scholarship given by the government of India. The scholarship given by the government of India, it is a transfer income. तो transfer income हो यहाँ पे, it is not the part of the domestic income, neither the domestic income nor the national income. Now the next is expenditure on the old age pension. Old age pension, again it's a transfer payment, so it is not the part of the domestic income nor the national income. Payment of the bonus by the firm. Bonus of the firm, it is a part of the compensation of employee. The compensation of employee, it is a part of the domestic income and both the national income also. Now the next is consultancy fee paid to the foreign expert. तो फॉरेन एक्सपर्ट को जो कंसल्टेंसी फ़ी पे की जा रही है, दैट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम, बिकॉज फॉरेन एक्सपर्ट स्टेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री एंड द फॉरेन एक्सपर्ट स्टेज आउटसाइड, अगर वो बाहर रहता है देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। तो यानी कि ये वाला आंसर जो है वो दोनों तरीके से दे सकते हैं आप, बट कंडीशन है कि वहाँ पे आपको बताना है कि वो कहाँ रह रहा है। तो ये अगर आप प्रूव कर देते हैं तो आपका दोनों तरीके से आंसर हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड्स। आपको प्रिकॉशन में करवाया था कि सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड, इट विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम नॉर द नेशनल इनकम। तो इसीलिए इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एज डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए अब नेक्स्ट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स उठाई हैं जिसके अंदर हम मानेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नेशनल इनकम का पार्ट आती है या फिर नहीं आती है। तो जिसमें सबसे पहले आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस होती है तो दैट मीन ये किसका पार्ट बन जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन का। आपको इनकम मेथड याद होगा, तो इनकम मेथड के अंदर अगर आपको याद हो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड याद होगा, तो उसके अंदर आपका ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आता था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस है, वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके अंदर आती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। येस, इट इज़ इंक्लूडेड एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Now the next is winning of the lottery prize or the crosswords और द कंटेंट्स और द विंडफॉल गेन। ये कभी भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा होता है। नाउ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक्स लेइंग विद द ट्रेडर, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं है? बिकॉज डज नॉट अमाउंट टू एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अगर ट्रेडर के पास सामान पड़ा हुआ है कहीं मतलब काम में नहीं आ रहा है, तो वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट नहीं बनता है। तो इट इज़ वाई इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। Now next is interest, national debt interest or the interest on the public debt. It is not included because interest paid on loans by the government to meet the what consumption expenditure। कोई भी खर्चा चाहे गवर्नमेंट करे या हम लोग करें, हाउस होल्ड सेक्टर में जो रहने वाले पर्सनस हैं, तो वो अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कर रहे हैं, कंजप्शन पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट आता है रेंट फ्री हाउसेज गिवन टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर। येस, इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेजेस इन काइंड। ये सारा आपको जब प्रिकॉशंस मैंने करवाई थी, तो ये पिछले वीडियोस के अंदर आप ध्यान से दोबारा सुनिए, ये सारी स्टेटमेंट उससे लिंक कर रही हैं। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्नड बाय द फॉरेन बैंक
फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट, अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आती है ये वाली, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती, तो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट नहीं है। बट प्रॉफिट अर्न बाय द फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो दैट मीन्स ये आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का पार्ट बनेगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो माइनस के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द, एज ए सब्ट्रैक्शन के तौर पे हम इसको काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट आता है प्रॉफिट बाय द फॉरेन टूरिस्ट, परचेज बाय द फॉरेन टूरिस्ट or the purchases made by the American tourists from the goods purchased in India. So that means yes, it is a part of the this national income, because ये किसका पार्ट बनेगा, एक्सपोर्ट्स का। और एक्सपोर्ट जो है वो किसके अंडर आती है, दैट इज अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड इन द टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नाउ नेक्स्ट आता है रेंट रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स ऑन द बिल्डिंग रेंटेड आउट ऑफ द to the foreigners in India. Yes, it is included in the national income. क्यों? क्योंकि ये factor income from abroad का part है, that is positive aspect है। Now the next is payment to the lawyer engaged by the firm or the expenditure by the payment of the fee to the chartered accountant। ये बहुत important है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है वो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। इसको माइनस करते हैं हम जब हम वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। चलिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व द परचेज ऑफ द सर्विसेज बाय वन प्रोड्यूसर यूनिट टू द अनदर, तो इसीलिए सो इट इज़ डिडक्टेड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल टू अराइव एट द वैल्यू एडेड, सो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। Now the next is free medical facilities by the employer. Yes, it is included because ये free services का part बनती है और it is a part of the compensation of employees. Now gift received from the abroad नहीं है, ये शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। Now the next is profit of the Reliance Industries from its chemical business in Australia. Yes, profit कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द केमिकल एंड बिजनेस, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया में। और ये किसका पार्ट बनेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ सैलरीज रिसीव्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशियन एम्बेसी नो डाउट ये रशिया का पार्ट है। अगर यही स्टेटमेंट आपकी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती तो ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। बट अगर मैं नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये किसका पार्ट बनेगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसका पार्ट बनेगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसीलिए येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ द नेक्स्ट इज सब्सिडाइज लंच सर्व्ड टू द फॉर वर्कर्स इन द फैक्ट्री, या फिर फर्म इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ फैमिली। येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनसेशन एम्प्लॉय, देयरफॉर इट इज़ इंक्लूडेड इन द national income. Now old age pension, it is a part of the transfer income, so it is not to be included in the national income. Now the next is durable purchase by the household or the purchase by the car by the household. Yes, it is included in the national income. क्यों? क्योंकि ये private final consumption expenditure का पार्ट होगा। नाउ प्रॉफिट अर्नड बाय द इंडियन बैंक फ्रॉम द ब्रांचेज अब्रॉड। येस, प्रॉफिट बाहर से आ रहा है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। नाउ द नेक्स्ट इज अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द शेयर से रिलेटेड कोई भी इनकम हो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ना ही ये डोमेस्टिक का पार्ट बनेगी, ना ही नेशनल इनकम का, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्लेम है, डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय द फर्म। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट बनता है, या कोई कमोडिटीज़ हैं यूज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि ये सारा खर्चा आईसी का पार्ट बनता है और ये नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगा। Now the last statement is receipts from the sale of the land. It is not to be counted as land is a free gift of nature and cannot be produced. So this is my last video in the chapter 4. So अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।